नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कुदरत का करिश्मा। आज सुबह सुबह कौशल्या जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोज़ नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाज़ा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू रीना अपने पति अनमोल से कहने लगी, मैं तो रोज़ सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर में मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर के काम मुझे ही देखने होते हैं। लेकिन रीना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ़ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करवाती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगा कर आती है। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल नहीं लगता है तो तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते। वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। रीना, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो यह रोज़ का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। कौशल्या जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज़ का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए कौशल्या जी मंदिर चली जाया करती थी। परसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे अनमोल के अलावा उनका था ही कौन। अनमोल उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि वे उसके साथ ना रहती तो फिर कहाँ जाती। अनमोल भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। अनमोल और रीना का एक बेटा था गोलू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है। लेकिन अनमोल की पत्नी रीना को अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती। जब भी कौशल्या जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नज़रें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। गोलू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वह उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात रीना को अच्छी नहीं लगती थी। अनमोल जब भी शाम को दफ्तर से लौट कर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। कौशल्या जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो भी उसके साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर अनमोल यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार ही काफ़ी समय व्यतीत होता रहा। आज रीना के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे तो कौशल्या जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से खांसती रही। उस समय तो रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब अनमोल घर लौटा तो रीना ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो अनमोल पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती चल रही थी। अनमोल ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी सोच में गुम थी। अनमोल अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज़ कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ,
मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और तो और वृद्धाश्रम में भी आजकल अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। अनमोल अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब अनमोल साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर अनमोल जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते अनमोल अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ कौशल्या पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वह दूसरा विवाह ना करके अपने बेटे अनमोल का ही पालन पोषण करेगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पर रहकर ही टिफ़िन सर्विस शुरू की। ना सुबह देखी ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। अनमोल ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी न करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु अनमोल का यह मात्र प्रेम रीना को कतई पसंद नहीं था, और जिस बात ने रीना को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया वो ये थी कि उसका बेटा गोलू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि रीना आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। कौशल्या जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते कौशल्या जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नज़रों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कौशल्या हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। अनमोल भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर अनमोल अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गोलू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ ही रहेगी। चिल्लाते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देख अनमोल भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर अनमोल अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। कौशल्या जी के घर से जाने के बाद अनमोल और गोलू बहुत ही उदास हो गए, परंतु रीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। गोलू हर रोज़ स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। रीना उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह वहीं अकेला बैठना ही पसंद करता था। उस दिन के बाद से अनमोल भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार अनमोल सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता।
ऐसे करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वृद्धाश्रम से अनमोल के पास फ़ोन आया। मिस्टर अनमोल, आपकी माताजी श्रीमती कौशल्या का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही अनमोल सुन रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़म से ज़मीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा कि इतना बुरा बेटा था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। क्रूर, और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। अनमोल की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय रीना भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो अनमोल निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। रीना उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? रीना को देखते ही अनमोल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो, क्या हुआ? रीना बोली तो अनमोल भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनते ही रीना को झटका लगा और गोलू यह सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रीना अनमोल से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज़ बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज़ होती जा रही थी। अनमोल ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज़ मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना है। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से अनमोल के पास दोबारा फ़ोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी स्वयं ही कौशल्या जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से अनमोल बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल उसी समय को कोस रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद अनमोल अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कल्पते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर अनमोल और रीना बहुत दुखी थे। अनमोल का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने गोलू को तो झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन गोलू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निडाल सा गिर गया। रीना ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। रीना बहुत घबरा गई और तुरंत अनमोल को फ़ोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103 से 104 डिग्री के करीब रहता। रहकर गोलू नींद में दादी माँ को बुलाता रहता।
करीब 1 सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों गोलू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। गोलू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगे। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती? अनमोल ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को गोलू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक गोलू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना अनमोल और रीना को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो गोलू की दादी बन सके। फिर रीना ने अनमोल से कहा, क्यों ना किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतज़ाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो रीना गोलू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही रीना अपने बेटे की जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली है। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। अनमोल डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही है, तो देखा कि वो बहुत मोटी है। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वह चश्मा लगाती है। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद अनमोल ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं गोलू उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें गोलू से मिलवाया। गोलू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई, आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, गोलू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया है। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर गोलू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर रीना मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती, आज यह दिन ना देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और गोलू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन रीना अब पहले जैसी नहीं रही। वह ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन गोलू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई है। अनमोल ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है। फिर गोलू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। अनमोल के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती।
और बार बार उसका मन गलाने से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कतर हो उसकी आंखों में आंसू उमड़ जाते थे। आज अनमोल सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी गोलू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीज़ें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। अनमोल भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही गोलू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। अनमोल और रीना गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो गोलू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेज़ी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज़ गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और गोलू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेज़ी से पीछे की ओर खींचा। गोलू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लग गई। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सिर से खून की धारा बह निकली। रीना और अनमोल एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी ना करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुँचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। अनमोल ने देखा कि दादी जी के होंठ कांपने लगे थे और वे ओनू ओनू बोलने लगे। अनमोल को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करती थी। अनमोल हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारा करती थी। वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति वापस उसी जगह चोट लगने के कारण वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और अनमोल को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अनमोल तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे गोलू को देखकर अनमोल बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। गोलू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। रीना भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग अनमोल और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए अनमोल ने ऋषिकेश के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर हुई इसकी जानकारी मांगी। तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। आश्रम में कौशल्या नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु कौशल्या अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन कौशल्या अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि कौशल्या शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहाँ के ही वृद्धाश्रम में ठहराया गया।
कौशल्या अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आँख खुलने के बाद वह हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमज़ोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ, जिसका वह अस्थि विसर्जन भी कराए थे, उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे। और उधर रीना यह सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वह बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी, आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। अनमोल और रीना दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा गोलू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और गोलू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।